नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 22 अगस्त 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की। इस पहले आर्टिकल में वी विल टॉक अबाउट लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी आरबीआई के द्वारा, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसे स्टार्ट किया गया था 2004 में। अब जब ये स्कीम 2004 में स्टार्ट की गई थी, तब हम ये चाहते थे कि भाई मान लीजिए कोई पर्सन जैसे विदेश रहता है, उसका बेटा, उसको वहाँ पर पढ़ने के लिए उसे कुछ पैसा भेजना है, तो वहाँ पर $2.5 लाख तक आप अपने बेटे को भेज सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। चाहे आप करंट अकाउंट से भेज रहे हो, कैपिटल अकाउंट से भेज रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार बीमार है उसके लिए पैसा भेजना हो, इन सभी चीज़ों के लिए पैसा आप भेज सकते थे। ये 2004 में स्कीम स्टार्ट होती है। अब इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर प्रोहिबिटेशन लगाया जाता है कि भाई जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके ब्लैक या आप ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को देखते हैं, जैसे पाकिस्तान था पहले ग्रे लिस्ट में, आप इन कंट्रीज के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे। ना ही आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के साथ ट्रेड करेंगे जो टेरर एक्ट के लिए जानी जाती हो। इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे निफ्टी है, ऐसे बाहर भी होगा कुछ, तो ऐसी एक्सचेंजेस में आप पैसा नहीं निवेश कर सकते हैं। ना ही वहाँ पर कोई लॉटरी टिकट खरीद सकते हैं। इन चीज़ों के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। अब कौन कौन पैसा भेज सकता है? जैसे मैं और आप तो भेज सकते हैं, बट कोई अगर हिंदू यूनाइटेड फैमिली करके जाता हो, या ट्रस्ट या पार्टनरशिप फंड या कॉर्पोरेशन के तौर पे जा रहा हो, तो वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको एटलीस्ट अपना पैन कार्ड देना होगा, क्योंकि नो योर कस्टमर के प्रोविजन यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहने वाले हैं। अब किन किन चीज़ों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है पैसे को, तो ट्रैवलिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, स्टडीज़ के लिए, गिफ्ट के लिए, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों थी स्कीम? अभी रिसेंटली जो जून मंथ गया था हमारा, इसमें हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 35% का जंप है पिछले मंथ से, और साथ के साथ 96% का जंप देखने को मिला 2022 से। मतलब 2022 में जो जून में आपको आंकड़े देखने को मिलते थे, उससे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अभी आंकड़े। अब ज़्यादातर जो हाइक देखने को मिल रहा है इस स्कीम के तहत पैसा जाने में, वो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं। परचेजेस, जैसे मान लीजिए दुबई में कोई घर खरीद रहा है, या अपने कोई रिलेटिव है जिसके अब्रॉड रहते हैं, उसको पैसा भेज रहे हैं, ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर पैसा यहाँ से जा रहा है। तो ये डाटा अभी रिलीज़ किया गया है आरबीआई के द्वारा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इसके बारे में कुछ पूछा जाए, तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सऊदी के बारे में और इथोपिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इनकी लोकेशन जानेंगे और फिर हम कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अगर सऊदी की बात करें तो यहाँ पर आपको कुवैत देखने को मिलता है। यहाँ पर छोटा सा एक कंट्री है बहरीन, ये क्वतर आ गया आपका, ये आपका ओमान वाला पार्ट आ गया, यूएई वाला पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, यमन, एंड इसके अलावा ये आपका जॉर्डन वाला पार्ट आ गया, और ये थोड़ा सा पार्ट आपका इजिप्ट वाला आ गया। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर लोकेटेड है। देन ये रेड सी, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, डैट इज बॉब अल मंडप, एंड ये आपका गल्फ ऑफ एडन आ गया। अब साथ के साथ हमें इथोपिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इथोपिया के नॉर्थ में आता है इरित्रिया, देन ये सूडान आ गया आपका, साउथ सूडान, ये आपका केनिया आ गया, देन सोमालिया एंड जिबूती। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो इथोपिया के आसपास सराउंडिंग में आपको देखने को मिलती है। अब कंटेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इथोपिया में आपको सभी को पता है कि अफ्रीका में क्राइसिस चल रहे हैं, और ये ईस्टर्न अफ्रीका वाली जो आपकी कंट्रीज़ हैं, इसमें खासकर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि सूडान और साउथ सूडान में अक्सर आपको ट्रबल देखने को मिलती है। अब जिसकी वजह से यहाँ पर से माइग्रेंट आपके अलग अलग कंट्रीज़ में भागते हैं। अब इनके लिए नियर बाय कोई अच्छी कंट्री अगर देखें तो वो देखने को मिलती है सऊदी, क्योंकि यमन में भी क्राइसिस है, आपके ओमान में तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट ऊपर की अगर बात करें यहाँ पर इजिप्ट में भी क्राइसिस है ही है। तो यहाँ से ये भाग के चले गए सऊदी। लेकिन सऊदी की जो बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, उन्होंने अक्सर इन जो माइग्रेंट्स हैं इन्हें मार दिया। तो यहाँ पर ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहाँ पर ये बताया गया कि कई 100 लोगों को सऊदी किंगडम में घुसने से पहले ही मार दिया गया। तो यहाँ आपको इस आर्टिकल में इन दो कंट्रीज की लोकेशन जाननी इंपॉर्टेंट थी। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इथोपिया किन किन कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में। देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल है आपका, जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है। अब भारत में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण जो गरीब इंसान है वो एलपीजी सिलेंडर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें सबसे मेजर कारण ये रहता है कि जो रीफिलिंग की हाई कॉस्ट है, इसकी वजह से लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
अब इसमें आर्टिकल में कुछ मेजर आपके डेटरेंट्स के बारे में बताया गया। जैसे पहला है एलपीजी सिलेंडर्स का एक्सेस नहीं मिल पाता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रोड्स की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो कई बार गैस सिलेंडर को हासिल करने में कई कई दिन लग जाते हैं। तो एक्सेस ना मिल पाना एलपीजी सिलेंडर्स का ये एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड इवन विलेजेस के आसपास भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, कई बार आसपास के कस्बों से ये मंगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी सप्लाई ना मिल पाना एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूकता ना होना ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से लोग सिलेंडर्स हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा एलपीजी सिलेंडर काफ़ी अनअफोर्डेबल है। अनअफोर्डेबल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी फ्यूल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और साथ के साथ गवर्नमेंट ने सब्सिडीज जो देती थी वो भी ख़त्म कर दी, तो जिसके कारण लोगों को एलपीजी सिलेंडर भराने में काफ़ी परेशानी आ रही है। अगर बात कीजिए एलपीजी की, तो लोगों का परसेप्शन ये भी है कि एलपीजी सिलेंडर कभी भी फट सकते हैं, तो इन्हें अनसेफ बताते हैं वो, और अनहेल्दी भी बताते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जो गैस के ऊपर खाना पकता है वो ठीक से नहीं पकता और उसके कारण खाना टेस्टलेस हो जाता है और साथ के साथ इससे कैंसर भी होता है। तो इस तरह की बातों के कारण अक्सर आप देखते हैं कि लोग एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अब यहाँ आपको पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसका फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया था 2016 में। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की स्कीम है, जिसमें इन्होंने कोशिश ये की है कि हम फ्री कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और पहली रिफ्यूलिंग और जो हॉट प्लेट्स होती हैं वो फ्री में दे सके लोगों को। अब इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया था 2021 में, जहां पर फोकस किया गया है मैक्सिमम बेनिफिट माइग्रेंट लेबर्स को दिया गया है, जहां पर वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे के अपने लिए गैस चूल्हा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अभी हाई कोर्ट जो है, जो गुजरात हाई कोर्ट है, इनका एक डिसीजन है जहाँ पर एक महिला थी जिनके साथ रेप हुआ था, वो 25 साल की उम्र की थी, ये प्रेग्नेंट होगी उसके कारण। अब यहाँ पर वो चाहती थी कि जो इनका जो बच्चा है उसको अबॉर्ट करवाना चाहती थी। अब हाई कोर्ट ने इसके लिए 12 दिन इनको वेट करने के लिए कहा। इनकी जो पेशी लगाई गई थी, मतलब जो फरियाद सुनने की डेट थी, वो 12 दिन बाद की दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और आपको इसे तत्काल सुनना चाहिए था। तो यहाँ हम समझेंगे भारत के अंदर क्या प्रावधान है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए 1971 से पहले तक तो भारत के अंदर किसी भी तरह की जो अबॉर्शन है वो अलाउड नहीं थे, मतलब ये कहीं ना कहीं इलीगल थे। उसके बाद 1971 में कानून आता है आपका मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट आता है 1971, जिसमें ये कहा जाता है कि मैरिड वुमेन्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसमें पहले 12 वीक के अंदर तो आपको एक डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। अगर 12 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं और 20 वीक से कम है तो 2 डॉक्टर्स यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, इनकी अप्रूवल से आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ 1000 रुपये की फ़ाइन की भी बात की जाती है अगर कोई वुमेन की प्राइवेट या पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करता है तो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है 2021 का जो एक्ट है। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1971 के एक्ट में, और इसके बाद जो अनमैरिड वुमेन्स हैं इनको भी अब लीगल राइट मिल गया है कि ये भी अबॉर्ट करवा सकते हैं अपना बच्चा। अब यहाँ कहा जाता है कि कुछ केसेस में 24 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे मतलब आप मान के चलें कि कभी फीटस में अबनॉर्मैलिटी है या कोई रेप विक्टिम है, उनके केसेस में 24 वीक्स तक ये अलाउड है। अगर 20 वीक के अंदर अंदर कोई अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहता है तो एक डॉक्टर की सलाह चाहिएगी इसमें। अब अगर 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके लिए अप्रूवल देंगे। एंड अगर 24 वीक से ज़्यादा है तो आपका पूरा का पूरा एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा और वो इसके बारे में डिसीजन देगा। लास्ट में यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर किसी का पर्सनल डाटा लीक होता है, उस केस में लीक करने वाले को 1 साल की सज़ा और कुछ फाइन के प्रावधान भी हैं। अब यहाँ यूपीएससी ने जैसे आपकी लव मैरिज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, वैसे ही यहाँ पर हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में पूछ ले कि क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। तो आपको याद रखना है ये फंडामेंटल राइट है आपका, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव चॉइस के ऊपर वुमेन का पूरा अधिकार को रिकग्नाइज किया गया है। इसके अलावा केस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी भी हेल्ड किया था, तो यहाँ पर वो भी काउंट होता है। तो दोनों ही केसेस में ये आपका अंडर आर्टिकल 21 एक पार्ट बन जाता है राइट टू लाइफ का।
तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे असम गवर्नमेंट के बारे में। देखिए, असम गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई जिसको काम ये दिया गया कि पॉलीगामी के ऊपर क्या हम कानून बना सकते हैं, आप बताइए। अब इनकी एक रिपोर्ट आई जहां पर इन्होंने ये कहा कि भाई लेजिस्लेचर इसके बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट कर सकता है, ये उनके डोमेन में आता है, क्योंकि ये किसी भी तरह से आर्टिकल 25 को वायलेट नहीं करता है। देखिए, आर्टिकल 25 कहता क्या है? आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आपके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइज है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है एंड प्रोपोगेशन है। मतलब जो आप अंदर महसूस करते हो आप उसे बाहर भी उजागर कर सकते हो और दूसरों के साथ अपनी फीलिंग वो शेयर भी कर सकते हो। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहूँ तो अपने धर्म को अपने अंदर ही समेट के रखूँ। मतलब मैं किसकी पूजा करता हूँ, क्या करता हूँ, ये मेरे कंसाइंस में होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इसके बारे में मैं लोगों को अवगत भी करवा सकता हूँ, यानी यहाँ पर मैं प्रोपोगेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और चाहूँ तो जो भी मेरे धर्म के अंदर प्रैक्टिसेस हैं मैं उनका पालन कर सकता हूँ, ये भी मेरे को पूरी छूट दी गई है अंडर आर्टिकल 25। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसमें यह कहा जाता है कि भाई पब्लिक ऑर्डर का हमें ध्यान रखना होगा, मोरालिटी का ध्यान रखना होगा, हेल्थ का, और लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो कि सोशल वेलफेयर के लिए हो उनके थ्रू भी इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अब यहाँ अगर सोशल वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है तो आपको समझना होगा पॉलीगैमी को रोकना मतलब कहीं ना कहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इस पॉइंट के तहत आप अमेंडमेंट कर सकते हैं जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर। दूसरी बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि भाई आपका जो आर्टिकल 25 है वो उन्हीं प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है जो असेंशियल है किसी भी धर्म के लिए, लेकिन पॉलीगैमी मुस्लिम धर्म के लिए असेंशियल नहीं है, ऐसा मानना है इस कमेटी का, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई अगर असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो इसको रिमूव किया जा सकता है और ये किसी भी तरह से वायलेट नहीं करेगा आर्टिकल 25 को। अब यहाँ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या भारत के अंदर पॉलीगैमी को रोकना चाहिए या नहीं, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को आपने कायम रखना है, मतलब किसी ने भी कोई ऑफेंसिव कमेंट नहीं करना है यहाँ पे। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे इक्वाडोर की, जो कि रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर एक बिल आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई हम ऑयल ड्रिलिंग करना चाहते हैं यसुनी नेशनल पार्क में, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है अंडर यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि 1989 में डिक्लेयर किया गया था। अगर बात की जाए इस एरिया की तो यहाँ पर आपका अमेजॉन फॉरेस्ट भी आता है जो एक तरह का आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है आपका। यहाँ पर जितने भी आपको पेड़ देखने को मिलते हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इनके लिए यहाँ पर सनलाइट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि ग्रोइंग कंडीशन कंड्यूसिव है, सनलाइट अबंडेंट है, बट सनलाइट के लिए फाइट करना पड़ेगा नियर बाय प्लांट से। इसकी वजह से इनकी हाइट काफ़ी ऊंची हो जाती है। यहाँ पर आपको नीचे अंडरग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको यहाँ पर एपीफाइट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर जो जानवर आपको देखने को मिलेंगे वो रेप्टाइल्स होंगे क्योंकि जो प्लांट्स की डेंसिटी है पर यूनिट एरिया काफ़ी ज़्यादा रहेगी और बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी हाई रहने वाली है क्योंकि अबंडेंट आपको फूड यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। साथ के साथ यहाँ पर जो सॉइल है वो सॉइल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि रेनफॉल के कारण यहाँ पर सॉइल लीच करती है, मतलब जो वाटर सॉल्युबल आपके मिनरल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स आपके लीच कर जाएंगे। प्लस यहाँ पर टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई है जिसके कारण जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए एक कंड्यूसिव कंडीशन है और यही कारण बनता है जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट सॉइल के अंदर कम हो जाता है। अगर एक बार ये जंगल कट जाएंगे तो मतलब दोबारा से अपनी वो ग्लोरी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी इक्वाडोर के आसपास जो अमेजॉन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है इसको काटने के लिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया है। तो इस वजह से ये आर्टिकल आपका न्यूज़ में था, एरिया न्यूज़ में था। अब यहाँ इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है कोलंबिया एंड ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है पेरू। वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। तो इस पार्ट के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मणिपुर असेंबली के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आर्टिकल 174 के तहत ये कहा जाता है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाना होता है ये जिम्मेवारी दी गई है गवर्नर को, बट ये अपने आप से नहीं बुला सकते, इनको वर्क करना पड़ता है एड एंड एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम।
ये बात कही गई है आर्टिकल 174 के अंदर कि भाई दो जो आपके हाउसेज हैं इन दोनों को सम्मन करना, प्रोरोग करना, मतलब कहीं ना कहीं जब आपका एक सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद हाउस को बंद करना, ये जिम्मेवारी दी गई है आपके गवर्नर को। इसके अलावा जब हाउस की टर्म कंप्लीट हो जाए या किसी भी पार्टी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, तो उस केस में हाउस को डिसॉल्व करना, ये सभी पावर दी गई है गवर्नर को। मतलब सम्मन करना, आप बजट सेशन में जैसे आपका स्टार्ट होने वाला है, बजट सेशन में आप चाहते हैं कि आप हाउस को इनवाइट करें, आइए बैठिए, सदन को स्टार्ट करते हैं, तो सम्मन करने का काम इन्हीं का है। फिर प्रोरोग करना, मतलब बजट सेशन आपका कंडक्ट हो चुका है, बजट पूरा डिस्कस हो चुका है, अब हाउस फिर से आपका बंद होने वाला है, तो इसको प्रोरोग कहते हैं और यहाँ पर ये पावर दी गई गवर्नर को। इसके अलावा मान लीजिए आपके हाउस की टर्म कंप्लीट हो चुकी है, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं गवर्नमेंट के, या किसी भी पार्टी के पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, उस केस में हाउस को डिसॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये पावर दी गई है गवर्नर के पास। बट ये पावर वो तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पहली और दूसरी, जब एड एंड एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है भारतीय संविधान में कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उसको सम्मन करना होगा 1 साल में 2 बार, और 2 जो सिटिंग होती है हाउस की, मान लीजिए एक अभी हो रही है, एक आपकी मान लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी रखी है आपने, इन दोनों सिटिंग के बीच में, जैसे अभी आपका मानसून सत्र चल रहा है और इसके बाद आएगा विंटर, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही गई है आर्टिकल 174 के तहत। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रिसेंटली गवर्नर ने असेंट नहीं दी थी कि हम सेशन को स्टार्ट करना चाहिए मणिपुर के अंदर, बट मणिपुर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम सेशन को कंडक्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 6 महीने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो ब्रीच होता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली आपकी गवर्नमेंट नहीं चलती है तो गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अंडर आर्टिकल 355। तो यहाँ पर इस वजह से मणिपुर जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि इस सेशन को कंडक्ट किया जाए। अब एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नर को अपॉइंट करने की बात कहाँ की गई है। देखिए, आर्टिकल 153 में कहा जाता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। इसके अलावा दूसरा प्रोविजन हमारा ये कहता है कि एक पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए आप गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये प्रोविजन ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका, उस समय इस आर्टिकल को अमेंड किया गया था। तो यहाँ पर आपको मुझे ये बताना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था। तो यहाँ एक बार इस चीज़ को मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, मणिपुर को असेंबली को हम बुलाना चाहते हैं, मतलब ऐसा गवर्नमेंट कहती है, बट गवर्नर ने इसके लिए असेंट नहीं दी। आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर के पास ही पावर है कि वो हाउस को सम्मन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल के अगेंस्ट जा रहा है 174 के, जब आपकी मणिपुर गवर्नमेंट यहाँ पर अपने आप से असेंबली को बुला रही है। यहाँ गवर्नर को ऑन एड एंड एडवाइस वर्क करना चाहिए था गवर्नमेंट के, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नर के साइड पे भी चूक देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से ये आर्टिकल आपके दोनों ही न्यूज़ में थे, 174 एंड 153। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ UPSC मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।